आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम ग्राम पंचायत की न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था की उन जटिल परतों को खोलने वाले हैं जो अक्सर बाहर से देखने पर समझ नहीं आती। जब हम ग्रामीण भारत में न्याय की बात करते हैं तो ये प्रक्रिया केवल शहर की किसी बड़े अदालत के कमरों तक सीमित नहीं होती। सच तो ये है कि ये बरगद के पेड़ के नीचे होने वाली पारंपरिक पंचायतों की बैठकों से लेकर आधुनिक एकदम फॉर्मल वैधानिक संस्थाओं के एक बहुत ही बड़े स्पेक्ट्रम में फैली हुई है। साधारण आपसी कहासुनी हो या फिर पीढ़ियों तक चलने वाले जमीन के बड़े बड़े मामले, इन सभी का निपटारा इस लोकल सिस्टम के तहत कैसे होता है, आज हम इसी का एक बहुत ही विस्तृत और तथ्यात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस व्यवस्था को समझना क्यों जरूरी है, इसके लिए जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि गांव में होने वाले कुल विवादों में से पूरे 80% केवल जमीन और राजस्व यानी रेवेन्यू से जुड़े होते हैं। जी हाँ, 80%। सोचिए, खेत की मेड़ का महज 2 इंच खिसकना या फिर बारिश के पानी की निकासी का एक छोटा सा रास्ता, ये ऐसे मुद्दे हैं जो देखते ही देखते दशकों लंबे पारिवारिक झगड़ों में बदल सकते हैं। बाकी जो 20% बचता है, उसमें अन्य सभी प्रकार के विवाद शामिल होते हैं। ये बड़ा आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है कि ग्रामीण प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं की एकदम सटीक तकनीकी जानकारी होना कितना अनिवार्य है, क्योंकि सच तो ये है कि बिना सही कानूनी समझ के ये मामले सालों साल उलझे रहते हैं और कभी नहीं सुलझते। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप क्या होगा? हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है पंचायत न्याय प्रणाली का बुनियादी ढांचा। दूसरा, विवाद समाधान केंद्र, जहां ये मामले जाते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा मुद्दा यानी भूमि और राजस्व विवाद। चौथा, दीवानी और फौजदारी मामले। और अंत में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष अधिकारों के बारे में। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पंचायत न्याय प्रणाली, जो इस पूरे सिस्टम का एकदम ग्राउंड लेवल है। ग्राम सभा और वार्ड सभा को आप किसी भी पंचायत की नींव मान सकते हैं। गांव के जो भी सार्वजनिक विवाद होते हैं, जैसे कि पानी का बंटवारा कैसे होगा, रास्तों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है या कचरा प्रबंधन कैसे होगा, वो सबसे पहले यहीं उठते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तकनीकी रूप से इन सभाओं के पास कोई औपचारिक न्यायिक शक्ति या लीगल पावर नहीं होती। मतलब ये सभाएं किसी को सजा नहीं सुना सकती, लेकिन इसके बावजूद गांव में सामाजिक दबाव और आपसी बातचीत से सहमति बनाकर भाईचारा कायम रखने में इनकी भूमिका सबसे बड़ी होती है। ये वो शुरुआती और बेहद जरूरी मंच है जहां कोशिश की जाती है कि समस्याओं को कोर्ट कचहरी तक पहुंचने से पहले ही सुलझा लिया जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। सरपंच और मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त सीमा रेखा होती है। देखिए, सरपंच साहब के पास गांव में विकास कार्य करवाने के कई अधिकार होते हैं, लेकिन जब बात न्याय की आती है तो पंचायत मुख्य रूप से सिर्फ एक मध्यस्थ या मीडिएटर का काम करती है। सरपंच क्या कर सकते हैं? वो दोनों पक्षों को बिठाकर सुन सकते हैं और मान लीजिए सहमति बन गई तो 100 या 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर समझौता नोटरी करवा सकते हैं। बस इतना ही। सरपंच को किसी को भी जेल भेजने या भारी जुर्माना लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कानूनी डिक्री पास करना, ट्रायल चलाना और सजा सुनाने का जो अधिकार है, वो पूरी तरह से केवल एसडीएम या मजिस्ट्रेट के पास ही सुरक्षित है। आइए अब दूसरे अहम पड़ाव पर चलते हैं, विवाद समाधान केंद्र। आखिर कौन सा विवाद लेकर कहाँ जाना है? किसी भी विवाद को सुलझाने की पहली सीढ़ी यही होती है कि आप सही केंद्र का चुनाव करें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 पड़ोसियों के बीच जमीन की मेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। अब अगर वो सीधे पुलिस के पास चले जाते हैं तो ये गलत कदम होगा। जमीन या पैमाइश से जुड़े विवाद पुलिस के नहीं बल्कि तहसीलदार या राजस्व कोर्ट के दायरे में आते हैं। इसी तरह अगर कोई पारिवारिक या आपसी झगड़ा है तो उसे सबसे पहले ग्राम पंचायत में ले जाया जाता है। चोरी या हल्की फुल्की मारपीट जैसे छोटे आपराधिक मामले ग्राम न्यायालय या पुलिस स्टेशन जाते हैं। और अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा या अतिक्रमण कर ले तो वो विवाद ग्राम सभा या सीधे जिला कलेक्टर के पास जाता है। सही जगह पर अपील करना ही ये तय करता है कि आपको न्याय कितनी जल्दी मिलेगा। अभी हमने ग्राम न्यायालय का जिक्र किया, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ये ग्राम न्यायालय अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा है। आप इन्हें मोबाइल कोर्ट यानी चलते फिरते न्यायालय कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट खुद गांव में जाकर मामलों की सुनवाई करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर शहर के अदालतों तक पहुंचने का खर्चा और महंगे वकीलों की भारी फीस न्याय के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसे में ये प्रणाली बिना किसी सख्त और उलझाने वाली प्रक्रियात्मक अड़चनों के सीधे गांव वालों के दरवाजे पर बहुत ही सस्ता न्याय लेकर आती है। इन ग्राम न्यायालयों की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में छिपा है। इसका क्या मतलब है? दरअसल इन अदालतों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो बहुत जटिल और सख्त औपचारिकताएं होती हैं, जिनकी वजह से अक्सर अदालतों में बरसों लग जाते हैं, उनमें काफ़ी ढील दी जाती है। यहाँ महंगे वकीलों की भी अनिवार्यता नहीं है। यहाँ मुख्य फोकस कानूनी दांव पेच में उलझने पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि दोनों पक्षों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सुना जाए और ज़मीनी हकीकत को समझते हुए तुरंत न्याय दिया जाए। लेकिन क्या हो अगर किसी के पास कानूनी लड़ाई का खर्च उठाने की बिल्कुल भी क्षमता न हो? ऐसे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम NALSA कहते हैं, उसके तहत लगने वाली लोक अदालतें एक बेहतरीन विकल्प है। जिला या ब्लॉक स्तर पर लगने वाली इन अदालतों में आपसी सहमति के आधार पर वर्षों पुराने विवादों को पूरी तरह से मुफ्त निपटाया जाता है। इसका एक सबसे शक्तिशाली और ध्यान देने योग्य पहलू ये है कि लोक अदालत में जो फैसला हो जाता है, उसके खिलाफ आप किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं कर सकते। आपसी सहमति से जो तय हो गया वो अंतिम और सर्वमान्य होता है। अब हम अपने विश्लेषण के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो कि पूरे ग्रामीण भारत का सबसे आम मुद्दा है, भूमि और राजस्व विवाद। राज्य के राजस्व कानूनों के तहत जमीन के विवादों के समाधान की एक बहुत ही सटीक 4 चरणीय प्रक्रिया होती है। इसकी शुरुआत होती है तहसीलदार को सीमा ज्ञान यानी जमीन की पैमाइश का आवेदन देने से। इसके बाद पटवारी और गिरदावर, जिन्हें राजस्व प्रशासन की रीढ़ माना जाता है, वो मौके पर जाते हैं और पुराने सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जमीन को नापते हैं। फिर एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट पर दोनों पक्षों और वहां मौजूद गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं, जिससे ये एक अकाट्य कानूनी दस्तावेज बन जाती है। अब मान लीजिए पैमाइश के बाद भी कोई कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर मामला SDM कोर्ट जाता है, जहां इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अंतिम और बाध्यकारी फैसला सुनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी राजस्व या जमीन की कानूनी प्रक्रिया में उतरने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी दस्तावेजों का आपके पास होना अनिवार्य है। इनमें शामिल हैं जमीन की जमाबंदी की एकदम नवीनतम नकल, अक्स या जिसे नक्शा ट्रेस कहते हैं, और पहचान के लिए आधार कार्ड। इनके बिना कोई भी प्रशासनिक पहिया आगे नहीं घूमेगा। इसलिए इन सटीक रिकॉर्ड्स को प्राप्त करने के लिए अपने ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी से परामर्श करना हमेशा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। जमीन की बात तो हो गई। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि दीवानी और फौजदारी यानी सिविल और क्रिमिनल मामले कैसे आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सिविल या छोटा आपराधिक मामला है तो उसके आगे बढ़ने की भी एक बहुत स्पष्ट सीढ़ी है। सबसे पहले पंचायत में सुलह की कोशिश होती है। अगर वो विफल हो जाए तो मामला ग्राम न्यायालय में दर्ज होता है। यहाँ कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाने का एक अंतिम प्रयास किया जाता है, जिसके लिए एक मध्यस्थ या कॉन्सिलिएटर नियुक्त किया जाता है। अगर मान लीजिए ये मध्यस्थता का प्रयास भी फेल हो जाए तो फिर गवाहों के साक्ष्य या सबूत एकत्र किए जाते हैं और अंततः मजिस्ट्रेट अपना फैसला यानी डिक्री जारी करते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि ग्राम न्यायालय की ये डिक्री किसी भी स्थापित सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर ही शक्तिशाली और कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है जब मामला गंभीर हो। अगर विवाद धोखाधड़ी, गंभीर मारपीट या किसी अन्य जघन्य अपराध का है तो पंचायत का हस्तक्षेप वहीं तुरंत अमान्य हो जाता है। यहाँ सीधे हमारा औपचारिक आपराधिक कानून यानी फॉर्मल क्रिमिनल लॉ लागू होता है। इसमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होती है। अगर किसी को चोट आई है तो सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, जिसे MLC कहते हैं, वो सबसे बड़ा और मुख्य साक्ष्य बनती है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करती है और मामला सीधा जिला अदालत में जाता है, जहां बाकायदा ट्रायल चलता है। ऐसे गंभीर मामलों में गांव में समानांतर पंचायतें चलाना या खुद फैसला सुनाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम सेक्शन पर, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST समुदायों को मिलने वाले विशेष अधिकार और सामाजिक कानूनी सुरक्षा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D स्थानीय शासन में सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी पावर को निचले स्तर तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में एक अनिवार्य राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करता है। और ये आरक्षण केवल वार्ड पंच के छोटे पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरपंच और अध्यक्ष के पदों पर भी रोटेशन के आधार पर लागू होता है। और इसमें एक और सबसे शानदार बात यह है कि इस आरक्षित कोटे में भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इस एक प्रावधान ने सचमुच ग्रामीण सत्ता के पुराने समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अगर हम भूमि अधिकारों की बात करें तो उदाहरण के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैसे राज्य कानूनों के तहत इन समुदायों के लिए एक विशेष कानूनी सुरक्षा कवच मौजूद है। इसका सबसे सख्त नियम ये है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति की कृषि भूमि किसी भी स्थिति में गैर SC/ST व्यक्ति को हस्तांतरित या बेची नहीं जा सकती। यह जमीन को छीनने से बचाने का एक बहुत बड़ा उपाय है। अगर कोई अवैध कब्जा कर भी लेता है तो SDM को तुरंत बेदखली की कार्रवाई कर कब्जा वापस दिलाने की विशेष और त्वरित शक्तियां प्राप्त हैं। इसके साथ ही गांव में जब भी सरकारी बंजर भूमि का नया आवंटन होता है तो इन परिवारों को कानूनी रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायत के विकास का बजट केवल कुछ प्रभावशाली इलाकों तक ही सीमित न रह जाए, हर पंचायत में एक सामाजिक न्याय समिति का गठन करना अनिवार्य है। इस समिति के पास सीधे वित्तीय निगरानी के अधिकार होते हैं। नियम यह है कि पंचायत के कुल बजट का एक निश्चित और बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से इसी समिति के माध्यम से SC/ST कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे जैसे कि पक्की सड़कें बनवाना, नालियां ठीक करना और पीने के पानी की व्यवस्था करना, इन्हीं चीज़ों पर खर्च किया जाना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इन समुदायों की कानूनी और सामाजिक सुरक्षा को और भी अभेद्य बनाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव करना या किसी को सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंचने से रोकना एक गंभीर संज्ञेय अपराध माना जाता है। इसके अतिरिक्त पूरा प्रशासनिक ढांचा कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सरकार की जो वृहद कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मनरेगा, उनमें हाशिए पर मौजूद इन परिवारों को स्वतः ही आवंटन में सबसे पहली प्राथमिकता मिल जाती है। तो इस पूरे विस्तृत और डीप डाइव विश्लेषण के अंत में एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न उभरकर सामने आता है, क्या ग्रामीण समाज का ताना बाना और वहां की शांति अनौपचारिक पारंपरिक मध्यस्थता से ज्यादा सुरक्षित रहती है, या फिर आधुनिक औपचारिक अदालतों के सख्त और बाध्यकारी कानूनी आदेशों से? ये पारंपरिक सामाजिक मूल्यों और हमारी आधुनिक न्याय प्रणाली के बीच का एक बेहद ही नाजुक संतुलन है। ये सोचने का विषय है क्योंकि यही संतुलन हमारे स्थानीय न्याय प्रशासन की भविष्य की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।